हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन कक्षाओं में। तो बच्चों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, वायुमंडल घनत्व में ऊंचाई के अंतर के कारण जो होता है प्रकाश की किरणों का अपवर्तनांक हो जाता है और इसी अपवर्तनांक से होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडल में घनत्व यानी वायुमंडल जो डेंसिटी होती है ना, घनत्व होता है, उसमें बहुत ऊंचाई के कारण जो है प्रकाश की किरणों या तरंगों का अपवर्तनांक हो जाता है और अपवर्तनांक होने के कारण ही इनमें परिवर्तन होता है। तो इसी परिवर्तन को हम बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। तो ऊंचाई में परिवर्तन के कारण वायु में तापमान में भी परिवर्तन होता है और यह तापमान विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई एक प्रमुख घटक है और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही हवा में तापमान में भी कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवा का तापमान कम होता जाता है। गर्म हवा जो है ठंडी हवा की तुलना में बहुत घनी होती है, ठंडी हवा पतली होती है, तो जिस कारण जो है अपवर्तनांक माध्यम यानी वायु की भौतिक अवस्थाएं अस्थिर होती है, समझे। अतः तापमान में अंतर के कारण अपवर्तनांक की माध्यम अस्थिरता के कारण गर्म वायु से होते देखकर एक वस्तु जो है आभासी स्थिति में परिवर्तित होती है, वस्तु की हिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो गर्म वायु होती है वो घनी होती है, ठंडी वायु कम घनी होती है। तो आपको पता है जो गर्म वायु होती है, कई बार आपने जैसे मान लीजिए आप यहाँ जैसे खड़े हो और आपसे 100 मीटर दूरी पे बिल्कुल प्लेन रास्ता है, वहाँ पे किसने आग जलाई हुई है। अब जब धुआं या हवा उठ रही है, ऊपर को धुआं उठ रहा है, तो वह ऊपर की हवा को गर्म करता है। तो आपने देखा होगा जो आग जली हुई उससे थोड़ा सा ऊपर यानी 1-2 मीटर ऊपर आपको हल्का सा धुंधला दिखाई देता है, यानी आप लगता है कि हवा चल रही है, हवा हिल रही है, कोई चीज़ देखा होगा आप बच्चों ने, नोट किया होगा। तो वो क्या होता है बच्चों, वो वायु हिलती हुई हमें इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि वो होता है आपका गर्म वायु में प्रकाश का अपवर्तनांक यानी अपवर्तन के कारण। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। किसी ये जो है ना बताया वही, किसी जलती हुई आग या दूसरी तरफ रखी हुई वस्तुओं को देखने का यह वस्तु हिलती अर्थात अस्थिर नजर आती है, हमने देखा हुआ। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि यह ऐसे दिखाई देता है क्योंकि जो आग जली हुई है इसके ऊपर जो वायु गर्म होती है, ठंडी वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर चली जाती है और आग जो ऊपर स्थित वायु को अस्थिर कर देती है। स्थिरता नहीं रहती ना उस वायु में, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, ठंडी की जगह ले लेती है और ठंडी और ऊपर चली जाती है। तो स्थान जो है दूर से हमें ऐसा लगता है कि वो वस्तु हिलती हुई नजर आती है। ठीक है बच्चों, और यही कारण है तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त रेगिस्तान में बढ़ने वाली मृगमरीचिका, ये सभी जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। तो जो वायुमंडल में अपवर्तन होता है यानी वायुमंडल में रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी के कारण हमें ये सब चीज़ें टिमटिमाती हुई, जैसे तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, ये सभी उसी कारण दिखाई देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, प्रश्न भी आते हैं इसके ऊपर, ध्यान देना आपने। अब हम पढ़ रहे हैं तारों की मिथ्या या अवास्तविक स्थिति, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। तारे जब क्षितिज पर होते हैं बच्चों तो वे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर अर्थात वास्तविक से थोड़ा ऊपर मिथ्या स्थिति या अवास्तविक में दिखाई देते हैं। तो वायुमंडल का घनत्व समान नहीं होता, ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया, घनत्व जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। बहुत ऊंचाई पे घनत्व जो है बदलता रहता है, ऊंचाई के साथ बदलता रहता है। घनत्व बदलने के कारण ही वायुमंडल का अपवर्तनांक भी बदलता है और अपवर्तनांक बदलने के कारण वायुमंडल में आती हुई प्रकाश किरणें भी अपवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई घटती है वायुमंडल की घनी होती जाती है, सघन होता जाता है, जिसके कारण तारों से आती हुई प्रकाश की किरणें जो है घनी या घने वायुमंडल में प्रवेश करके अभिलंब की ओर झुक जाते हैं और तारे क्षितिज पर वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर हमें दिखाई देते हैं। ये प्रश्न आता है कि तारे हमें क्षितिज पर थोड़ा ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, तो ये है इसका कारण, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप ये कारण बताओगे। दूसरा प्रश्न आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्हाट इज द काउज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। उसका उत्तर देखते हैं। तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब तारे जो है पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं, प्रकाश के स्रोत के समान वो प्रतीत होते हैं। ठीक है, तारों के आने वाली प्रकाश की किरणें जो है हमें पृथ्वी पर पहुंचने कर वायुमंडल की कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है। तो यानी इनसे जो किरणें आती है वो हमारे तक पहुंचने तक कई बार जो है विभिन्न डिफरेंट तरीकों से इसका रिफ्रैक्शन होता है। अब तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों के
डिफरेंट रिफ्रैक्शन के उनका रास्ता बदल जाता है। इस कारणवश जो है हमें तारे जो है आभासी स्थिति बदलनी पड़ती है, हमें तारे लगते हैं कि इनकी स्थिति जो बदल रही है। ठीक है, अब हम जानते हैं आभासी स्थिति जो है विचलित होती रहती है, आंखों पे प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। इसी कारण हमें तारे जो है कभी चमकीले और कभी धुंधले प्रतीत होते हैं, यानी हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न आता है हमें, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? वाई डू प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल? तारे तो टिमटिमाते हैं पर ग्रह क्यों टिमटिमाते? देखिए, अब ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत ही पास होते हैं। तारे बहुत दूर है बच्चों, ये ध्यान रखना, और पृथ्वी से बहुत बड़े हैं। अब ये आप लोग सोचते हैं कि जब हम रात को आसमान में देखते हैं तारा टूट गया, ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर तारा टूट जाए तो एक तारा टूट जाए और पृथ्वी पे आ जाए ना, तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो तारा नहीं टूटता, बेसिकली वो होते हैं हमारे उल्कापिंड या हमारे कॉमेट्स और धूमकेतु वगैरह होते हैं। ठीक है, मीटेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं या टकरा कर टूटते रहते हैं, वही हमें दिखते हैं कि ऐसा तारे टूट रहे हैं। तो ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि ग्रह जो है पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, जिसके कारण उनके प्रकाश में विस्तृत स्रोत की भांति हम क्यों मान सकते हैं कि ये बहुत बड़े स्रोत हैं। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकार स्रोतों का संग्रह मान लें ना, तभी भी सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों के हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है शून्य हो जाएगी। अब चूंकि ग्रहों में आने वाला प्रकाश की मात्रा कुल मात्रा जो है परिवर्तन का औसतों का शून्य हो जाता है, जिससे टिमटिमाने का प्रभाव जो है नगण्य हो जाता है या जीरो हो जाता है या निष्प्रभावित हो जाता है, और ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये भी हो गया कि हमें ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। अगला है अग्रिम सूर्योदय। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी एडवांस सनराइज और डिलेड सनराइज। अब जल्दी सूर्य छिप जाता है, जल्दी सूर्य उग जाता है, वो क्यों होते हैं? देखिए, अंतरिक्ष में क्या होता है बच्चों, अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, मैंने पहले बताया आपको। 150 किलोमीटर के ऊपर कुछ नहीं होता, बिल्कुल मीडियम के फ्री होता है। तो जबकि पृथ्वी पर एक घना वायुमंडल है, जब सूर्य की किरणें जो है ना वायुमंडल में गुजरती होती है, प्रवेश करती हैं, तो सूर्य से आने वाली किरणें जो है अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं और सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, अतः सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो सूर्य से आने वाले किरणों के रिफ्रैक्शन के कारण ही सूर्योदय से थोड़ी देर पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। जब हम सूर्योदय होना होता है ना, उससे पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है ना, वो उनका अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय थोड़ी देर पहले ही दिखाई देने लगता है, और सूर्य के दिखाई देने के बाद वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले होता है। इसे हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। तो बच्चों प्रश्न आता है अग्रिम सूर्योदय क्या होता है, यह किस प्रकार होता है, ये भी आप बता सकते हो। उसी प्रकार अब होता है डिलेड सनसेट। वो क्यों होता है? देखिए, सूर्यास्त के समय भी सूर्य क्षितिज पर होता है और सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें भी क्या होती है, वायुमंडल में प्रवेश करके अविलंब की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसके कारण सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पहले हमें सूर्यास्त होता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। इसे बोलते हैं विलंबित सूर्यास्त। इस परिघटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी सी प्रतीत होती है। तो बच्चों ये प्रश्न बहुत जरूरी है, जो 2 मैंने आपको समझाया, ध्यान रखना इनको। अब उसके बाद आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्ण। वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का असमान परिवर्तन प्रकाश का प्रकीर्ण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है? वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का डिफरेंट रूप से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं हम प्रकाश का प्रकीर्ण। हमारा वायुमंडल आपको पता है धूलकणों से भरा है बच्चों। वायुमंडल में घुलते नहीं है धूलकण, बल्कि वायुमंडल में सस्पेंड रहते हैं, निलंबित रहते हैं। तो इनमें से कुछ धूलकण जो है अत्यधिक छोटे होते हैं और कुछ धूलकण जो है थोड़े बड़े होते हैं। अब इन धूलकणों के आपस में टकराने के कारण सूर्य की किरणें असमान तरह से परावर्तित होती रहती है। जब सूर्य की किरणें आती है तो इनसे टकराती है, तो ये डिफरेंट एंगल में क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसे सूर्य की प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। इन लाइट रेज के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं कि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्ण हुआ। तो प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण तरह तरह की अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त से पहले हमें सूर्य लाल दिखाई देना। ये आदि जो घटनाएं होती हैं ये आपके प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण ही होती है। समझे बच्चों? तो सूर्य जो है, ये प्रश्न आपको आते हैं कि सूर्योदय से पहले लाल क्यों दिखाई देता है, ये भी इसका ही उत्तर होगा।
उसके बाद आता है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं हम। प्रकाश की किरण के पुंज का वायुमंडल में विलंबित सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर उसका पथ दृश्य होना टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों। अब पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का तथा धुआं के कणों का, जल के सूक्ष्म बूंदें, जल के धूलकण, वायु के अणु आदि, इन सभी का एक मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। तो जब प्रकाश की किरण जो है ना इनसे टकराती है तो क्या हो जाती है, अपने पथ से हट जाती है, यानी वह परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तित होकर ही फिर यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है और इसी प्रक्रम को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहते हैं इसी प्रक्रम को हम। ठीक है बच्चों। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। खिड़की से जब आप दरवाज़ा, खिड़की या दरार होती है, वहाँ से कोई पुंज आता हुआ दिखाई देता है तो उसके अंदर धूल कण चमके हुए या निलंबित कुलाइडी कणों को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। या जो चक्के होते हैं आपके, हमारे पुराने टाइप के घर होते हैं, उसमें हमें स्लैब की जगह चक्के होते हैं, तो चक्कों में छेद होता है, उनमें से भी जब लाइट की किरण या रोशनी की किरण आती है तो उसके अंदर हमें धूल के कण या कुछ और कण जो है निलंबित उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये है टिंडल इफेक्ट। दूसरा का उदाहरण इसका, जब जंगलों में पत्तियों, पेड़ों के जो घना झुरमुट होता है उसमें पत्तियों में से जब लाइट जो है ऊपर से ज़मीन पे आती है तो उसके अंदर भी हमें धूल कण जो है निलंबित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसे बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, कणों का आकार का प्रकीर्ण। ये क्या होता है, द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड सेक्रेटरी ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्ण वायुमंडल किसी माध्यम में उपस्थित कणों का आकार पर निर्भर करता है। तो वायुमंडल में जो कण उपस्थित होते हैं ना उनके ऊपर ही डिपेंड करता है प्रकाश का प्रकीर्ण या स्कैटरिंग। ठीक है। तो बहुत सूक्ष्म कण जो होते हैं ना वो नीले रंग के प्रकाश, जिनकी आवृत्ति बहुत छोटी होती है, अधिक मात्रा में परावर्तित होते हैं। अब जो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं ना जिनका रंग नीला होता है ना, वो नीले रंग के जो नीले रंग के प्रकाश को, जिसकी आवृत्ति बहुत कम होती है, पहले पढ़ चुके हैं, नीले रंग की आवृत्ति बहुत कम होती है, उसको क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में परिवर्तित करते हैं। जबकि वायुमंडल में थोड़ी समय तक ये कण निलंबित रहते हैं, जिसकी आवृत्ति तथा रंग की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है। नारंगी तथा लाल रंग के जो कण होते हैं ना उनकी अधिक मात्रा में परावर्तित यह करते हैं। इसके बाद आता है स्वच्छ आकाश। तो ये यही कारण होता है कि वायुमंडल में निलंबित कणों का आकार जो है अधिक बड़ा होने की स्थिति में परावर्तित किरणों को हमें श्वेत नजर आती हैं। ठीक है। तो प्रकाश हमें श्वेत नजर आता है क्योंकि वायुमंडल में निलंबित कणों का आकार और अधिक बड़ा हो जाता है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। वाई द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। ये प्रश्न भी आता है कि हमें साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, वायुमंडल में वर्तमान वायु के कण जो है अन्य सूक्ष्म कणों के आकार काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। अब ये कण जो है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ प्रकाश की अपेक्षा नीले रंग की वेवलेंथ की ओर तरंग दैर्ध्य प्रकाश के प्रकीर्ण में अधिक प्रभावित तरीके से करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया, नीले रंग का प्रकाश को ज़्यादा प्रभावित तरीके से करते हैं। तो लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है ना, वेवलेंथ होती है, नीले रंग के प्रकाश से बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1.8 गुना बड़ी होती है। अतः जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग को अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से, अधिक बल से प्रकीर्ण या स्कैटर्ड करते हैं। इसी स्कैटरिंग के कारण जो है नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है और हमें स्वच्छ आकाश में वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। लेकिन यदि पृथ्वी का कोई वायुमंडल नहीं होता और आकाश जो है काला प्रतीत होता, तो हमें, यदि वायुमंडल नहीं होता ना, क्योंकि प्रकाश जो है वायुमंडल के कारण ही स्कैटर्ड होता है यानी प्रकीर्णित होता है, तो अगर वायुमंडल ही ना हो तो हमें आकाश जो है काला दिखाई पड़ना था। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान से यात्रियों को प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसीलिए उनको आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। ये भी प्रश्न आता है कि ऊंचाई पर उड़ने वाले अंतरिक्ष यान से देखें आकाश को तो वह काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वायुयान जो है पृथ्वी के वातावरण से बहुत ऊपर उड़ते हैं, जहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। इस कारणवश हमें वायुमंडल काला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता, अंततः अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है आपका सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य नारंगी यानी रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। यह मैंने ऊपर बता दिया, आपको कारण भी समझा दिया है, बाकी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है यह लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि क्षितिज पर सूर्य जो है
ऊपर स्थित सूर्य से दूरी पर रहता है, यानी क्षितिज जो है सूर्य से दूर रहता है और क्षितिज से आती हुई किरणें जो होती हैं ज़्यादा सघन वायुमंडल से गुजरती हैं और ज़्यादा दूरी तय करती हैं। तो क्षितिज से समीप जो है नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश को अधिक मात्रा में वायुमंडल से निलंबित कणों द्वारा प्रकीर्णित यानी स्कैटर्ड किया जाता है। ठीक है, तो जो क्षितिज के नज़दीक जो वायुमंडल होता है वहाँ पे नीले रंग का प्रकाश ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुँचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य यानी लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इसलिए वो हमें रक्ताभ या नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद क्यों प्रतीत होता है। ये भी बड़ा जरूरी प्रश्न आता है, तो ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। दोपहर के समय देखो सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। हम इस समय सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी के आने वाले क्षितिज की अपेक्षा कम दूरी तय करना होता है और अपेक्षाकृत कम सघन वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो कम सघन वायुमंडल से होकर जब दूरी तय करने नीले होता है तो बैंगनी रंग के प्रकाश का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है, जिस कारण हमारी आंखों में श्वेत प्रकाश पहुंचता है और यही कारण है कि हमें दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा होता है और मुझे उम्मीद है इस चैप्टर में को मैंने 4 वीडियो में डिवाइड किया था और सारे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। थोड़ा सा अलग नोट्स बना के मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप कृपया ध्यान से इन वीडियो को देखें और समझें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। जहाँ आपको पॉज करने की जरूरत पड़े वहाँ पॉज करके आप देखें। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आज के कार्यपत्र को देख लेते हैं, अपनी समझ को परख लेते हैं। तो बच्चों, ये रहा आज का कार्यपत्र का आपका। इसमें पहला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो आप अच्छी तरह बता सकते हो क्योंकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया है। दूसरा प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य श्वेत क्यों दिखाई देता है। तो ये भी मैंने जस्ट अंत में बताया हुआ, आपको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये 2 प्रश्न जो है आज के वीडियो का कार्यपत्र के रूप में आप करेंगे, आज की टॉपिक के रूप में। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।